मेरा नाम अन्नू शर्मा है और मैं आप लोगों के सामने आज बाण भट्ट की आत्मकथा नामक उपन्यास का वाचन करूंगी, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित सन 1946 में प्रकाशित है। इसका निवेदन पढ़ते हैं। पहले आत्मकथा प्रकाशित हो रही है। अनेक मित्रों के आग्रह, अनुरोध और शुभेच्छा का ही यह परिणाम है। आरंभ में कथा विशाल भारत में प्रकाशित होने लगी थी, तो आरंभ में यह कथा कहाँ प्रकाशित होती थी? विशाल भारत में प्रकाशित होने लगी थी। अगर उस यशस्वी पत्र के संपादक सुहृदय, अब देखिए यहाँ पे मोहन सिंह सेंगर का जिक्र हुआ है ना। मोहन सिंह सेंगर ने बार बार बढ़ावा देकर लिखवा न लिया होता तो कथा लिखी न जाती। विचार था कि समाप्त होने के बाद इस कथा पर एक विस्तृत आलोचना लिखी जाए। समय के अभाव में ऐसा हो नहीं सका। सहृदय पाठकों के लिए कार्य छोड़ दिया गया। एक विशेष अभिप्राय से रविन्द्रनाथ की एक कविता का भाव इसमें एक स्थान पर जोड़ दिया गया था। वह अभिप्राय तो सिद्ध नहीं हुआ, पर जोड़ा हुआ अंश जहाँ का तहाँ रह गया। बाण भट्ट और श्री हर्षदेव के ग्रंथ कथा के प्रधान उपजीव हैं। तो इसमें प्रधान उपजीव की बात कर रहा है कि बाण भट्ट और श्री हर्षदेव की कथा ग्रंथ के उपजीव मतलब होता है मेन आधार। इन लोगों के प्रति कैसे कृतज्ञता प्रकट करूं। भाई कमल कुलश्रेष्ठ ने पुस्तक के ठीक छपने में अमूल्य सहायता पहुंचाई है। अनेक ज्ञात और अज्ञात मित्रों ने नाना भाव से बढ़ावा दिया। उनके प्रति, सबके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। शांति निकेतन के कला भवन के भाई कृपाल सिंह जी ने पुस्तक के प्रच्छद पट का चित्र तैयार कर दिया है। यह चित्र उदयगिरी के बराह मूर्ति के एक फोटो के आधार पर बनाया गया है। भाई कृपाल सिंह उदीयमान मतलब क्या होता है? उदीयमान मतलब होता है उभरते हुए कलाकार, नए कलाकार हैं। भविष्य में वे अतुल कीर्ति अर्जन करें, ऐसी लेखक प्रार्थना करता है। ग्वालियर राज्य के पुरातत्व विभाग ने ग्वालियर के उदयगिरी में बारह भगवान की मूर्ति है, जिसका यहाँ पर चित्र दिया गया है और उसे पुस्तक में छापने की अनुमति भी दी है। इस कृपा के लिए मैं उस संस्था के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था। यहाँ पे कुछ संस्कृत में श्लोक है। जलौघ मग्ना सचराचरा धरा विषाण कोट्यांखिल विश्वमूर्तिना समुद्धृष्णा येन वाराह रूपिणा स मे स्वयं भूर्भगवान् प्रसीदतु। अब आते हैं बाण भट्ट की आत्मकथा की शुरुआत करने। यहाँ से अपन भूमिका पढ़ेंगे। वो भी भूमिका थी, लेकिन वह लेखक के द्वारा रचित थी। अब देखिए यह भी भूमिका है। नई चीज़ देखने के लिए हम लोगों की भीड़ लग जाती। दीदी एक एक करके कोई भी तालपत्र की पोथी, कभी पुरानी पोथी के ऊपर की चित्रित काठ की पाटी, कभी पुराने सिक्के निकाल कर हमारे हाथों पर रखती जाती और उनका इतिहास सुनाती जाती। उस समय उनका चेहरा श्रद्धा से गदगद होता और उनकी छोटी छोटी नीली आंखें पानी से भरी होती। फिर धीरे से उनकी जेब से एक सफ़ेद बिल्ली का बच्चा निकलता, बिल्कुल सिकुड़ा हुआ। हम लोग इस मजाक से परिचित थे। दीदी को प्रसन्न करने के लिए हम में से कोई बड़े उत्सुकता के साथ बिल्ली के उस बच्चे को इस प्रकार लेता मानो कोई हस्तलिखित पोथी ले रहा हो, और तब बिलौटा कूद जाता और हम लोग ऊग मानो अचकचा कर डर जाते। फिर दीदी इतना हंसती कि नूतन कुटीर की छत हिल जाती। दीदी के इस हर्षातिरेक का परिणाम यह होता
कि यार लोग संग्रहित बहुमूल्य वस्तुओं में से कुछ को दबा जाते। मैंने कभी ऐसा अपकर्म नहीं किया, पर दीदी को पता भी नहीं चलता। कभी कभी दीदी जब ध्यानस्थ हो जाती तो उनका बलिकुंचित मुखमंडल बहुत ही आकर्षक होता। ऐसा जान पड़ता कि साक्षात सरस्वती आविर्भूत हुई हैं। ऊधम करते हुए छोकरे पास से निकल जाते, धूल उड़ाती हुई बैलगाड़ियां पास से चली जाती, कुत्ते उछल कूद से शुरू कर लड़ाई झगड़े पर आमादा हो जाते। पर दीदी कर्पूर प्रतिमा की भांति, कर्पूर प्रतिमा मतलब ऐसे शांतिपूर्वक बैठी रहती, गौरवर्ण दीदी का चमकता हुआ की भांति निर्वाह निश्चल निस्पंद ही रहती। जब उनकी समाधि टूटती तब उनकी बातें सुनने लायक होती। अंतिम बार दीदी राजगृह से लौटी थी। उनके चेहरे पर ऐसा जान पड़ता था कि बुद्धदेव से उनकी जरूर भेंट हुई थी। मैं जब मिलने गया तो यद्यपि वे थकी हुई थी, पर यह कहना नहीं भूली कि उन्हें राजगृह में एक बार एक श्यार मिल गया था, जो उन्हें देखकर 3 बार ठिठक ठिठक कर खड़ा हुआ, जैसे कुछ कहना चाहता हो। दीदी का विश्वास था कि वह बुद्धदेव का समसामयिक था और उसे युग की कोई बात कहना चाहता था, क्योंकि दीदी ने स्पष्ट ही उसके चेहरे पर एक निरीह करुण भाव देखा था। आहा, उस युग के श्यार भी कैसे करुणावान होते थे। मैं समझ गया कि दीदी को अगर छूट दी जाए तो श्रृगाल के संबंध में एक पुराण तैयार हो जाएगा और पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा, दीदी आज विश्राम करो, श्यार की बात कल होगी। दीदी ने भाव विह्वल होकर कहा, हाँ रे, थक गई हूँ, जा आज भाग जा, कल जरूर आना। देख, इस बार सोन नद के दोनों किनारों की पैदल यात्रा कर आई हूँ। मैं जैसे अचरज में आ गया। सोन नद, हाँ रे सोन नद, कुछ मिला है दीदी? बहुत कुछ, कल आना। मैं 75 वर्ष की बुझा के साहस और अध्यवसाय की बात सोचकर हैरान था। उस समय उठ गया। आहार के समय एक बार लौटकर फिर आया। सोचा इस समय दीदी को घर पर भोजन के लिए ले चलूं, पर देखा दीदी सामने मैदान में ध्यानस्थ बैठी हैं। आहा, चांदनी इसी को तो कहते हैं। सारा आकाश घने नील वर्ण के अच्छोत सरोवर की भांति एक दिगंत से दूसरे दिगंत तक फैला हुआ था। उसमें राजहंस की भांति चंद्रमा धीरे धीरे तैर रहा था। दूर कोने में 1-2 मेष शिशु दिन भर के थके मांदे सोए हुए थे। नीचे से ऊपर तक केवल चांदनी ही चांदनी फैली थी और मैदान में दीदी निश्चल समाधि की व्यवस्था में बैठी थी। पास ही खड़ा एक छोटा सा खजूर वृक्ष सारी सुनीता को क्षमता दे रहा था। मैं चुपचाप खिसक गया। दूसरे दिन में शाम को दीदी के स्थान पर पहुंचा। नौकर से मालूम हुआ कि उस रात को दीदी 2 बजे तक चुपचाप बैठी रही और फिर एकाएक अपनी टेबल पर आकर लिखने लगी। रात भर लिखती रही और लिखने में ऐसी तन्मय थी कि दूसरे दिन 8 बजे तक लालटेन बुझाए बिना लिखती रही। अब देखिए दोस्तों, दीदी कितने बजे तक बैठी रही? 2 बजे तक। फिर लिखना शुरुआत किया रात को, और कितने बजे तक लिखती रही दूसरे दिन? तो 8 बजे तक लिखती रही। उसके बाद इतना लिखने में मशहूर हो गई, उन्होंने लालटेन भी बुझाना वो भूल गई। ठीक है दोस्तों, फिर टेबल पर ही सिर रख कर लेट गई और रात के कितने बजे तक लेटी रही? 3 बजे तक। दिन के और शाम के 3 बजे तक वो लेटी रही। शाम के 3 बजे तक वो लेटी रही। फिर उन्होंने स्नान किया और अब चाय पीने जा रहे हैं। चाय पीते पीते दीदी से बात करना बड़ा मनोरंजक होता है। तो मैंने अपना भाग्य सराहा। दीदी चाय पीने का आयोजन कर रही थी। मुझे देखकर बहुत प्रसन्न हुई। बोली, तुझे ही तो खोज रही थी। स्वर्ण यात्रा में उपलब्ध सामग्री का हिंदी रूपांतर मैंने कर लिया है। तू इसे एक बार पढ़ तो भला। देख, मेरी हिंदी में जो गलती है उसे सुधार दे और आनंद से इसका अंग्रेजी में उल्था करा ले। उल्था मतलब जानते हैं दोस्तों? उल्था मतलब होता है अनुवाद। उल्था मतलब अनुवाद करा ले।
यह ले भला दीदी का स्नेह संभाषण था। यह जो वो ले भला बोला करती थी उसके बारे में लेखक कहते हैं कि यह जो ले भला बोलते हैं यह दीदी का प्रेम का भाषण बात था, प्रेम वाली भाषा थी। मतलब जैसे किसी किसी की भाषा होती है ना, वैसे ही जब वे अपने नातियों पर बहुत खुश होती है तो उन्हें कुछ देते समय कहती जाती, ले भला आज तक इस स्नेह वाक्य के साथ चाय और बिस्कुट ही मिला करते थे, पर आज मिला कागज का एक बड़ा सा पुलिंदा। दीदी ने उसे देकर कहा कि यह उनकी 200 मील पैदल यात्रा का सुपरिणाम। अब देखिए यहाँ पे दीदी कितने मील पैदल चली हैं, तो 200 मील है ना, 200 मील पैदल का परिणाम है। फिर कहने लगी, तू आज ही रात को ठीक कर ले और 5 बजे की गाड़ी से कलकत्ते जाकर टाइप करा ला। परसों मुझे इसकी कापियाँ मिल जानी चाहिए। मैंने सकुचाते हुए कहा, दीदी कोई पांडुलिपि मिली है क्या? दीदी ने डांटते हुए कहा, एक बार पढ़ के तो देख, इसका रहस्य फिर पूछना। तू बड़ा आलसी है। देख रे, बड़े दुख की बात बता रही हूँ। पुरुष का जन्म पाया है, आलस छोड़कर काम कर। स्त्रियां चाहे भी तो आलसहीन होकर काम नहीं कर सकती। मेरे जीवन के वे दिन लज्जा और संकोच में ही निकल गए जब काम करने की ताकत थी। अब वृद्धावस्था में न तो उतना उत्साह रह गया है और न ही शक्ति। तू बड़ा आलसी है, बाद में पछताएगा। पुरुष होकर इतना आलसी ठीक नहीं। तू समझता है यूरोप की स्त्रियाँ सब कुछ कर सकती हैं? गलत बात है। हम भी पराधीन हैं। समाज की पराधीनता जरूर कम है, पर प्रकृति की पराधीनता तो हटाई नहीं जा सकती। अब देखिए यहाँ पे यूरोप की महिलाओं के बारे में थोड़ा सा लेखक ने उल्लेख किया है कि वहाँ की महिलाओं के ऊपर सामाजिक पराधीनता कम होती है। वो मतलब स्वच्छंद विचारक होती है, लेकिन स्त्री होने के कारण उनकी शारीरिक पराधीनता तो है। इस पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को यहाँ पर थोड़ा सा आलसी बताया गया है। आज देखती हूँ कि जीवन के 68 वर्ष व्यर्थ ही बीत गए। अब यहाँ पे देखिए लेखक ने उनके जीवन की उम्र के बारे में लेखिका ने स्वयं मतलब दीदी ने उनके स्वयं बताया। मैंने देखा दीदी की आंखें गीली हो गई और उनका पोपला मुंह कुछ कहने के लिए व्याकुल है, पर बात निकल नहीं रही, जैसे शब्द ही न मिल रहे हों। न जाने किस अतीत में उनका चित्त धीरे धीरे डूब गया और मैं चुप बैठा रहा। उस दिन भी दीदी का चाय पीना नहीं हुआ, मतलब उस दिन भी दीदी ने चाय नहीं पिया। जब दीदी का ध्यान भंग हुआ तो उनकी आंखों में पानी की धारा भर रही थी और वे उसे पोंछने का प्रयत्न भी नहीं कर रही थी। मैंने अनुभव किया कि दीदी किसी बीती हुई घटना का ताना बाना सुलझा रही हैं। उधर से ध्यान हटाने के लिए मैंने प्रश्न किया, दीदी थोड़ा रुकिए दोस्तों। प्रश्न किया, दीदी आजकल सोन में नावें चलती हैं? दीदी ने मुस्कुरा दिया। उनका भाव था कि मैं समझ गई, तू मेरा ध्यान दूसरी ओर ले जाना चाहता है। फिर बोले, देख मैं यहाँ ज़्यादा नहीं ठहर सकती। इस अनुवाद को तू जरा ध्यान से पढ़ और कल कलकत्ते जाकर टाइप करा ला। 2-1 चित्र भी पुस्तक में देने होंगे। जा जल्दी कर। कागजों का पुलिंदा लेकर मैं घर आया। यद्यपि मेरी आंखें कमज़ोर हैं और रात को काम करना मेरे लिए कठिन होता है, फिर भी दीदी के कागजों को मैंने पढ़ना शुरू किया। शीर्षक के स्थान पर मोटे मोटे अक्षरों में देखिए क्या लिखा था, अटबाण भट्ट की आत्मकथा लिख्यते। मतलब यह बाण भट्ट की आत्मकथा लिखी जा रही है। बाण भट्ट के बारे में आपको तो पता ही है, सभी लोगों को पता है कि संस्कृत के महान आचार्य हुए हैं बाण भट्ट। साहित्य शास्त्र में बाण भट्ट किसको बोला जाता है? जो बहुत ही प्रचलित संस्कृत के रचनाकार थे। तब तो दीदी को अमूल्य वस्तु हाथ लगी, बाण भट्ट की आत्मकथा।
तब तो दीदी को अमूल्य वस्तु हाथ लगी। मैं ध्यान से सारी कथा पढ़ गया। मुझे अपार आनंद आ रहा था। इतने दिन बाद संस्कृत साहित्य में एक अनोखी चीज़ प्राप्त हुई है। रात यूं ही बीत गई, मतलब लेखक पूरी रात पढ़ते ही रहे। सवेरे में कलकत्ते को रवाना हो गया। वहाँ 1 सप्ताह रुकना पड़ा। लौट कर आया तो मालूम हुआ कि दीदी काशीवास करने चली गई है। दीदी कहाँ चली गई हैं? काशीवास। किसी को कोई पता ठिकाना नहीं दे गई। 2 साल तक कथा यूं ही पड़ी रही। कितने साल पड़ी रही दोस्तों? 2 साल तक। एक दिन मैंने सोचा बाणभट्ट के ग्रंथों से मिलाकर देखा जाए कि कथा कितने प्रामाणिक है। कथा में ऐसी बहुत सी बातें थी जो उन पुस्तकों में नहीं है। उनके लिए मैंने समसामयिक पुस्तकों का आश्रय लिया और एक तरह से कथा के नए सिरे से संपादित किया। आगे जो कथा दी हुई है वह दीदी का अनुवाद है और जो फुटनोट हैं पुस्तकों के हवाले दिए हुए हैं वे मेरे हैं। मतलब जो कथा है वो उन्होंने दीदी के दिए हुए कागज़ के पुलंदे से लिया है और फुटनोट जो कहीं कहीं है बीच बीच में वो लेखक के अपने हैं। कथा ही असल में महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ हैं। कथा ही असल में महत्वपूर्ण है। टिप्पणियाँ तो उसकी प्रमाणिकता का सबूत है। कुछ दिनों तक दीदी का कोई समाचार नहीं मिला। मैं अब उनके दर्शन की आशा छोड़ बैठा था। एक दिन अचानक मुगल सराय स्टेशन पर, अब देखिए एक दिन अचानक लेखक की मुलाकात दीदी से कहाँ होती है? तो मुगल सराय स्टेशन पर। ठीक है दोस्तों। दीदी गाड़ी बदल रही थी और बहुत व्यस्त दिख रही थी। मुझे देखकर वे जरा भी प्रसन्न नहीं हुई, केवल कुली को डांट कर कहती रही, संभाल के ले चल, तू बड़ा आलसी है। मैंने सोचा कुली भी आलसी है। फिर मैंने चिल्लाकर कहा, दीदी तुम क्या पहचानती भी नहीं? वाह रे! दीदी रुक गई, बोली, देखो मैं बहुत दुखी हूँ। वह बिल्ली धोखा दे गई। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? दीदी बोली, कमबख्त स्त्री निकली। देखना 5 बच्चे दिए हैं, मैं कहाँ तक संभालूँ? मैंने बात काट कर कहा, दीदी वह आत्मकथा मेरे पास पड़ी है। दीदी गुस्से में थी, रुकी नहीं। गाड़ी में बैठकर उन्होंने एक कार्ड फेंक कर कहा, मैं देश जा रही हूँ, ले यह मेरा पता है, ले भला। मैंने कार्ड संभाला और दीदी की गाड़ी चल दी। नीचे बाणभट्ट की आत्मकथा दे रहा हूँ। दीदी ने उसे प्रकाशित करने की आज्ञा दे दी है। लक्ष्य करने की बात यह है कि बाणभट्ट की अन्य पुस्तकों की तरह यह आत्मकथा भी अपूर्ण ही है। तो यह रही बाणभट्ट की आत्मकथा दोस्तों। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का भूमिका। अब हम आगे की वीडियो में इसकी पूरी कहानी, पूरी उपन्यास को पढ़ेंगे। इस उपन्यास में 20 उच्छ्वास हैं और एक एक उच्छ्वास करके हम बहुत जल्द इस उपन्यास को पूर्ण कर लेंगे। यह उपन्यास विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगी है दोस्तों, इसलिए इसे आप लोग पढ़ें और अपना स्नेह और दुलार की मैं आपके स्नेह और दुलार की मैं आकांक्षी हूँ। आपकी अन्नू शर्मा। राधे राधे दोस्तों।